हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। धारा 370 हो या नोटबंदी, राहुल गांधी का केस हो या इलेक्टोरल बॉन्ड, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की। तो आइए जानते हैं जस्टिस गवई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जस्टिस गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई नियुक्त हो गए हैं। इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक बारीक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, उनसे पहले जो 51वें मुख्य न्यायाधीश थे जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम था उनका? भारत के सीजीआई जो थे संजीव खन्ना, भारतीय सीजीआई संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे जो कि सेवानिवृत्त हो गए 13 मई 2025 को। भारत के सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो गए, जिनका स्थान न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने ले लिया और ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण कब किया? 14 मई 2025 को जस्टिस गवई ने शपथ ग्रहण किया और इनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई होंगे तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि पहले दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन थे, जो कि 2007 में न्यायाधीश या सीजेआई के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब इनके महत्वपूर्ण फैसलों की बात कर लेते हैं। जो सीजेआई चुने गए हैं जस्टिस भूषण, इनसे संबंधित क्या क्या इन्हें ऐतिहासिक सीजीआई क्यों कहा जा रहा है, इनकी इतिहास में क्या भूमिका रही है, संविधान में इनकी क्या भूमिका रही है, उसके बारे में जानना जरूरी है। मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी थी कि चाहे नोटबंदी हो या राहुल गांधी का केस हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर धारा 370 हो, इन सभी से संबंधित हैं कौन? जस्टिस भूषण गवई। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उस समय इन्होंने क्या किया था? संवैधानिकता को बरकरार रखा था। किसकी संवैधानिकता को? विमुद्रीकरण। जब इन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था, ठीक है, तो उस संविधान पीठ में क्या थे? ये सदस्य के रूप में थे जस्टिस भूषण। 2016 के विमुद्रीकरण के फैसले में इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने ये जो फैसला दिया था उसमें इन्होंने क्या किया था? संविधान की संवैधानिकता को बनाए रखा था। नेक्स्ट इनका जो मुद्दा आता है या जो इनका फैसला आता है वो किससे संबंधित था? धारा 370 को हटाने से संबंधित था। धारा 370 को हटाने का जो मामला था, उसमें उस संविधान पीठ का हिस्सा रहे थे जिसने इसे वैध ठहराया था, यानी कि धारा 370 को क्या कर दिया था? वैध ठहराया था। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड मामला। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत सरकार में योजना को क्या किया था? इन्होंने असंवैधानिक ठहराया था, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी उसको क्या कर दिया था? इन्होंने असंवैधानिक ठहराया था। राइट। नेक्स्ट आता है इनका जो वर्डिक्ट है वो है पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह 2024। अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी की बात हो रही है, में भी इन्होंने क्या किया था? आरक्षण पर आरक्षण के प्रावधान को क्या किया था? आरक्षण पर आरक्षण को वैध बताया था और क्रीमी लेयर को क्या किया था? लागू करने की वकालत की थी ताकि वास्तविक समानता को सुनिश्चित किया जा सके। ये इनके वर्डिक्ट थे। अब यहीं अगर बात करते हैं राहुल गांधी के केस की, तो आपको पता होना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का केस लगाया गया था, जिसके तहत
जब जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई उस पीठ में थे तो उन्होंने क्या किया था, सजा को स्थगित करने की पीठ में ये शामिल थे। उन्होंने क्या किया था, वर्डिक्ट दिया था कि राहुल गांधी जी की सजा को क्या किया जाएगा, माफ स्थगित कर दिया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला आया तो राहुल गांधी की लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको क्या कर दिया गया था, सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया था। राइट, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जस्टिस गवई ने उस पीठ की भी सदस्यता या प्रमुखता की थी जिसने नवंबर 2024 में माना कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। उस पीठ के भी ये प्रमुख रहे थे जस्टिस गवई। नेक्स्ट इनके बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में प्रावधान देख लेते हैं कि संविधान में सीजीआई की नियुक्ति के क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124(2), आर्टिकल 124 का क्लॉज जो है, सब क्लॉज जो है वो 2 है। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है इस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 124(2) क्या कहता है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकारी है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124(2). नेक्स्ट बात आती है अनुच्छेद 126 की। संविधान में अनुच्छेद 126 क्या बताता है, कहता है कि अस्थायी रूप से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अगर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ जाए या मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ना संभाल सके किसी ऐसी परिस्थिति की वजह से, तो वहां पर अनुच्छेद 126 में प्रावधान किया गया है कि भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकेगी। अब यहाँ पॉइंट आता है कि भारत के मुख्य सीजेआई की नियुक्तिकर्ता कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया, नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करता है तो किसकी सिफारिश के तहत नियुक्ति करता है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई से परामर्श के बाद सिफारिश करता है। यहाँ पर आर्टिकल 217 आपको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 217 यानी कि आर्टिकल 217 आपको याद रखना है, सिफारिश से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो आपको पता है वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है, परामर्श लिया जाता है। सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई द्वारा क्या किया जाता है, परामर्श लिया जाता है। और कानून मंत्रालय क्या करता है, प्रधानमंत्री को ये सिफारिशें भेजता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है, सीजेआई की नियुक्ति करता है। और चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, इन्हें अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होता है किसे, सीजेआई को। और राजपत्र में अधिसूचना क्या होती है, प्रसारित की जाती है। यानी कि नियुक्ति की जो घोषणा होती है वो भारत के गजट में या राजपत्र में क्या की जाती है, प्रकाशित की जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगर वरिष्ठता परंपरा की बात की जाए तो इसका उल्लंघन भी कई बार किया जा चुका है। वरिष्ठता परंपरा का उल्लंघन 1964 में, 1964 में, 1973 में और 1977 में किया जा चुका है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या जरूरी है। यहाँ पर इनकी योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो आपको याद रखना है कि कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष की आयु। वहीं अगर हाई कोर्ट के वकीलों की बात की जाए, हाई कोर्ट के वकील नहीं, हाई कोर्ट के जज की बात की जाए, तो आपको याद रखना है 62 ईयर्स क्या होती है, उनका कार्यकाल होता है, सेवानिवृत्ति की आयु होती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अगर हम सीजेआई की योग्यताओं के बारे में बात करें
तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 2 या उससे अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो। राइट, याद रह जाएगा। भारत का नागरिक हो, या कम से कम 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में जज रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3, कम से कम 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील रहा हो। वहां पर बात हो रही थी 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज यानी कि न्यायाधीश, और 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील रहा हो, या फिर 2 या उससे ज्यादा ऐसे न्यायालयों में वकील रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रपति की नजर में वह प्रसिद्ध विधिवेत्ता होना चाहिए। ये सभी क्या हैं? सीजीआई की प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हमने जाना भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई नियुक्त किए जा चुके हैं। इनका कार्यकाल भारत में समावेश और सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। आई होप ये क्लास सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अपने सभी प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।